यानी 6 तारीख से पेपर खत्म हो जाएंगे। आप अपनी पढ़ाई में पुनः लगिए और हम आज से शुरू कर रहे हैं 11th क्लास की मैथ, जिसमें हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे मैथ का कि 11th क्लास की मैथ का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे हमको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहली क्लास है आज की, चलो देखते हैं क्या है इसमें। पहले हमको पढ़ना है सिर्फ सेट। क्या पढ़ना है? सेट। सेट मतलब समुच्चय। क्या पढ़ना है 11th क्लास में? पहले हमको पढ़ना है समुच्चय। सेट थ्योरी क्या है, ठीक है, समुच्चय किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। समुच्चय यानी कि सेट हमको पढ़ना है आज से। सेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चे? सेट। तो देखिए सेट में क्या आएगा। समुच्चय यानी समुच्चय मतलब एक समूह होता है सारणीबद्ध, जिसको हम लिखते हैं समूह होता है। समुच्चय मतलब समूह। समुच्चय मतलब क्या होता है? समूह होता है, कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, समूह होता है। अब वह समूह क्या है, स्वपरिभाषित है या नहीं। सेट किसे कहते हैं? स्व स्व परिभाषित, स्वपरिभाषित वस्तुओं का, बोल दो, वस्तुओं का स्वपरिभाषित समूह। वस्तुओं का स्वपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब स्वपरिभाषित क्या होता है, धीरे धीरे चलेंगे। स्वपरिभाषित क्या होता है, यानी इसको वस्तुएं न कह के हम अवयव कह लेते हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कह लेते हैं। तो इनका स्वपरिभाषित होता क्या है? जैसे हमने बोला प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा भाई साहब? ये स्वपरिभाषित होगा कि नहीं? क्योंकि प्राकृतिक संख्या संसार में एक ही तो है भाई, एक जैसी है। जो हम यहां बोलेंगे वो सभी लोग बोलेंगे। तो स्वपरिभाषित समुच्चय उसी को कहते हैं जो संसार में एक जैसा हो, यानी जो हम यहां कहेंगे वो सब दूर कहा जाएगा। मान लो प्राकृतिक संख्याओं का समूह, जैसे अल्फाबेट अक्षर होते हैं, अल्फाबेट अक्षर, स्वरों का समूह, यानी अल्फाबेट के जो सुर होते हैं, यानी अल्फाबेट अक्षरों का समूह। अल्फाबेट, अल्फाबेट जो होते हैं, अल्फाबेट संसार में जैसे तो एबीसीडी, जैसे स्वरों का समूह, अल्फाबेट के स्वरों का समुच्चय क्या कहलाएगा? ये भी स्वपरिभाषित कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना, स्वपरिभाषित कहलाएगा। ए, ई, आई, ओ, यू, ये भी स्वपरिभाषित है। स्वपरिभाषित समुच्चय जो संसार में, जैसे मैंने बोला सबसे अच्छे नेताओं का समूह। अब ये स्वपरिभाषित नहीं है, क्योंकि किसी को केजरीवाल अच्छा लगता है तो किसी को नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है, किसी को अखिलेश यादव अच्छा लगता है तो किसी को मायावती अच्छी लगती है, और किसी को योगी जी अच्छे लगते हैं तो किसी को कोई नेता अच्छा लगता है, यानी कि किसी को नीतीश कुमार अच्छा लगता है, किसी को लालू अच्छा लगता है। तो नेताओं का समूह जो होता है ये स्वपरिभाषित नहीं भाई साहब, ये स्वपरिभाषित नहीं है, स्वपरिभाषित नहीं है, स्वपरिभाषित नहीं है, लेकिन ये स्वपरिभाषित है, ये स्वपरिभाषित है, ये स्वपरिभाषित है, लेकिन ये स्वपरिभाषित नहीं है। यानी ऐसा कलेक्शन जिसको पूरे वर्ल्ड में या सभी जगह एक जैसा, यानी एक जैसा कहा जाए उसे कहते हैं स्वपरिभाषित समुच्चय। यानी पूरे वर्ल्ड में एक जैसा कहा जाए उसे कहते हैं स्वपरिभाषित समुच्चय। और स्वपरिभाषित समुच्चय अब आप समझ गए होंगे कि स्वपरिभाषित समुच्चय वही सब क्या होता है। अब इसके बाद अगला है, ये तो आप समझ गए कि स्वपरिभाषित समुच्चय किसे कहते हैं।
समझ गए ना कि स्वपरिभाषा समुच्चय क्या होता है। स्वपरिभाषा समुच्चय कहते किसे हैं, यानी कि मैंने बोला एक जैसा कहा जाए, यानी पूरे वर्ड में, यानी सब जगह उसको एक जैसा ही बोला जाए, ना कि अलग अलग। अगर अलग अलग है तो वो स्वपरिभाषित नहीं है। जैसे हमने एक्टरों के बारे में बोला कि सबसे बेस्ट एक्टर में मतलब किसी को गोविंदा पसंद है, किसी को मिथुंदा पसंद है, किसी को कोई एक्टर पसंद है, किसी को कोई एक्टर पसंद है, तो उसमें स्वपरिभाषक नहीं माना जाएगा। हमारी चॉइस अलग है, किसी दूसरे की चॉइस अलग है, तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो जिसमें सबकी अलग अलग चॉइस हो जाती है उसमें स्वपरिभाषा समुच्चय नहीं उसको कहा जाता है। स्वपरिभाषा समुच्चय उसे कहा जाता है जिसकी चॉइस में, यानी जिसकी चॉइस जो हमारी चॉइस है वही चॉइस दूसरे की भी होना चाहिए, यानी सभी की चॉइस एक जैसी होना चाहिए, सभी की चॉइस एक जैसी होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं स्वपरिभाषा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। स्वपरिभाषित हम कहते कैसे, समझ में आ गई होगी सभी को। अभी शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है भाई साहब। इंट्रोडक्शन में तो हम सिर्फ यही बताएंगे कि स्वपरिभाषा समुच्चय आप समझ गए होंगे। आप इतना हमने समझाया, आप स्वपरिभाषा समुच्चय समझ गए होंगे। इस स्वपरिभाषा समुच्चय कहते किसे, यानी कि एक जैसा बोला जाए उसको, जो हम बोल रहे हैं वही दूसरा भी बोले। ऐसा नहीं कि हम कुछ और बोल रहे हैं वो दूसरा कोई कुछ और बोल रहा है, तो वो स्वपरिभाषा समुच्चय नहीं कहलाएगा। यानी एक जैसा बोलने वाले को ही स्वपरिभाषा समुच्चय कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। सेट है ये, है ना। चलो अब इसके रूल क्या होते हैं, रूल के बारे में जान लेते हैं। नियम क्या होते हैं इसके, कैसे हम मानेंगे इसको, नियम क्या होते हैं। यानी कि पहले तो इसको लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्या है, यानी कि सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है, कॉमा लगा के। ठीक है, सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखा जाता है। मंझले कोष्ठक, बात समझ में आ गई। ठीक है, मंझला कोष्ठक समझ ऐसे बनाते हैं, ये मंझला कोष्ठक इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आया। और दूसरा, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अवयवों को मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, कॉमा लगा के लिखते हैं। जैसे हमने लिखे 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो क्या लिखेंगे हम, इसको सेट मान लेते हैं। कैसे मानते हैं, सेट मानने के लिए क्या होता है, ए मान ले सकते हैं, बी मान ले सकते हैं, सी मान ले सकते हैं, डी मान ले सकते हैं, कोई भी सेट हम मान लेते हैं। तो हम सेट को मानते हैं बड़े अक्षर से, और जो लिखा जाता है वो छोटे अक्षर से लिखा जाता है। ठीक है, छोटे अक्षर से। तो मंझले कोष्ठक के अंदर लिखे 1 से हमको लिखना है 10 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक क्या हो गया, ऐसे लिखा जाता है इसको। ये क्या है, 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, सेट है। इसी को हम बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं, समुच्चय का रोस्टर रूप। इसी को बोलते हैं क्रमबद्ध, इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप, इसी को बोलते हैं, ठीक है, रोस्टर रूप है ये। क्या है ये, रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में ऐसे लिखते हैं। ठीक बच्चे, तो आप क्या समझे, सभी अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, कोमा लगा के लिखते हैं, और अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अवयव इस प्रकार से लिखते हैं, यानी पुनरावृत्ति अवयवों की नहीं होना चाहिए, किसी भी अवयव की। अवयव को लिखा ऐसे जाता है, इसको रोस्टर रूप कहते हैं। रोस्टर रूप में इस प्रकार से,
रोस्टर रूप एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए आपको उसमें थोड़ा क्या है, वो थोड़ी कठिन है। कठिन तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन समझना उसको थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले तो इसको आप इतना तो इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं। इसके बाद रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप कैसे लिखते हैं, बहुत सारे उदाहरण लेके आएंगे हम। पहले तो हम इंट्रोडक्शन इतना ही बहुत है। ठीक है, आज होली है, आज क्या है, होली है, इसलिए हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन शुरू किया है। 6 तारीख को पेपर है, 6 तारीख को 10वीं के पेपर खत्म हो जाएंगे। 7 तारीख से रेगुलर क्लास मैथ की 11th 12th दोनों मैथ की क्लासें चलेंगी। 9th 10th 11th 12th सभी क्लासें यूट्यूब में आपको अवेलेबल रहेंगी, रोज क्लासें डलेंगी। ठीक है, आप विधिवत पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि 10th है। आप ये उसके लिए मत सोचिए कि रिजल्ट आएगा फिर पढ़ेंगे। कहते हैं कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत कर। फल तो मिल ही जाएगा ना भाई, जब कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा ना। आपने अच्छा पेपर दिया, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपने पेपर में अच्छा लिखा है, तो नंबर भी अच्छे आएंगे ना। तो नंबर अच्छे आएंगे तो पढ़ाई अभी से चालू कर दो ना। क्यों वेट कर रहे हो कि पहले रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे, फिर एडमिशन लेंगे, फिर पढ़ेंगे। अरे भाई, ऐसा नहीं है। पहले तो आप क्या करो, एडमिशन कब लेना है क्या है वो उसको साइड में रख दो, आप तो तैयारी में लग जाओ। आंख बंद करके आप तो शुरू कर दो, रजिस्टर लाओ और पढ़ने बैठ जाओ। 9th की है तो 10th का पढ़ लो, 10th किया है 11th का पढ़ लो, 11th किया है तो 12th का पढ़ लो। यानी अगली कक्षा की तैयारी अभी से करना शुरू कर दो। फिर देखते हैं हम गणित आपको क्यों नहीं आती। अरे गणित तो आपकी भी, जितना इससे दूर भागोगे ये आपसे कोसों दूर चली जाएगी। ठीक है ना। गणित एक ऐसी है, अभ्यास की चीज है। जितना इसमें आप टाइम स्पेंड करोगे, जितना टाइम इसको दोगे, ये उतने आपको अच्छी लगेगी, सरल लगेगी। ठीक है ना। और जितने इससे दूर भागोगे ये आपसे कोसों दूर चली जाएगी, क्योंकि गणित चाहती है अभ्यास, और अभ्यास आपको प्रतिदिन करना चाहिए और करते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।